जापान एक ऐसा देश जो ज्वालामुखियों पर बसा है, हर वक्त भूकंप के साए में रहता है, फिर भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये हुआ कैसे? आज हम जापान की इसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझेंगे कि कैसे उसने अपनी मुश्किल ज्योग्राफी पर जीत हासिल की। तो आज के सफर में हम सबसे पहले जापान के भूगोल को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इस अस्थिर जमीन पर जिंदगी कैसी है। इसके बाद बात करेंगे कि कैसे कमियों ने जबरदस्त इनोवेशन को जन्म दिया। हम जापान के इंडस्ट्रियल सेंटर्स को भी जानेंगे, व्हेल हंटिंग से जुड़े विवाद पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य में जापान के लिए क्या ताकतें और क्या कमजोरियां हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जापान की कहानी को सही मायनों में समझने के लिए सबसे पहले उसके भूगोल, उसकी जमीन को समझना बहुत जरूरी है। आगे हम जो कुछ भी जानेंगे उसकी नींव यहीं से शुरू होती है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर एक ज्वालामुखी द्वीपों पर बना देश जिसके पास प्राकृतिक संसाधन भी ना के बराबर हैं, वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गया। असल में ये कहानी है मुश्किलों से लड़कर जीतने की। तो जापान कोई एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि कई द्वीपों की एक श्रृंखला है। इनमें होन्शु सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप है। और नक्शे पर ये जो जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट्स दिख रहे हैं, ये सिर्फ पानी के रास्ते नहीं हैं, ये वो लाइफलाइंस हैं जो जापान को बाकी दुनिया से जोड़ती हैं। लेकिन जापान की इस खूबसूरती के ठीक नीचे एक खतरनाक सच्चाई छिपी है। जिन ताकतों ने जापान को बनाया, वही ताकतें लगातार उसके लिए खतरा भी बनी रहती हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसने इस देश के कैरेक्टर को बहुत गहराई से शेप दिया है। जरा सोचिए, धरती की 3 विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही हैं और जापान ठीक उसी टकराव के ऊपर बसा हुआ है। इसी वजह से ये जगह दुनिया की सबसे ज्यादा भूवैज्ञानिक रूप से एक्टिव और खतरनाक जगहों में से एक है। और इस ज्वालामुखी वाली बनावट का नतीजा वो भी काफी चौंकाने वाला है। आप यकीन करेंगे, जापान का 80% हिस्सा ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाका है। मतलब रहने और खेती करने के लिए सपाट जमीन ना के बराबर है। ये देश के लिए एक बुनियादी चुनौती थी। तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वहां की रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत है। भूकंप और सुनामी का लगातार डर, एक्टिव ज्वालामुखी और रहने के लिए बहुत कम जगह। इसी वजह से जापान की ज्यादातर आबादी पूर्व के इन छोटे छोटे तटीय मैदानों में सिमट कर रह गई है। तो सवाल उठता है कि इतनी कम खेती लायक जमीन वाला देश आखिर अपना पेट भरता कैसे है? जवाब है इनोवेशन में। एक ऐसा इनोवेशन जो जरूरत और मजबूरी से पैदा हुआ। ये एक तरह से पुराने से नए जमाने में एक जबरदस्त छलांग है। एक तरफ पहाड़ों पर बनी सदियों पुरानी सीढ़ीदार खेतियां हैं, तो दूसरी तरफ हाईटेक वर्टिकल फार्म्स हैं जो जमीन की कमी वाली चुनौती को पूरी तरह से नकार देते हैं। हाइड्रोपोनिक्स यहाँ के सबसे बड़े इनोवेशंस में से एक है। और एक मजेदार बात यह है कि इनमें से कुछ इंडोर फार्म्स सोनी और पैनासोनिक की पुरानी फैक्ट्रियों में चल रहे हैं। मतलब जो कभी इलेक्ट्रॉनिक्स के सेंटर थे, वो अब खेती के सेंटर बन गए हैं। इससे बिना 1 इंच जमीन इस्तेमाल किए ज्यादा पैदावार वाली खेती मुमकिन हो पाती है। जब जमीन से ज्यादा कुछ नहीं मिल सका, तो जापान ने समुद्र का रुख किया और कुदरत ने भी यहाँ मदद की। ठंडी ओयाशियो और गर्म कुरोशियो समुद्री धाराओं का संगम, बहुत सारे प्राकृतिक बंदरगाह और उथला पानी, इन सब ने मिलकर इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन फिशिंग ग्राउंड्स में से एक बना दिया। जापान के पास लगभग कोई मिनरल रिसोर्स नहीं है, इसलिए उसके आर्थिक इंजन को जमीन से खोजा नहीं गया, बल्कि उसे बड़ी मेहनत से बनाया गया। और यहीं पर जापान का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। अपने विशाल इंडस्ट्रियल इंजन को चलाने के लिए ये देश लगभग पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया से लोहा आता है और दुनिया भर से ऊर्जा इंपोर्ट की जाती है ताकि ये मशीन चलती रहे। जापान की औद्योगिक ताकत बिखरी हुई नहीं है, बल्कि इन 4 तटीय मैदानों में सिमटी हुई है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। ये जगहें बंदरगाहों पर कच्चा माल मंगाने और फिर तैयार माल को दुनिया भर में भेजने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। अच्छा, अब ये जो हिस्सा है, ये उन लोगों के लिए खास तौर पर ज़रूरी है जो यूपीएससी या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसे ध्यान से देखिए। यहाँ जापान के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड्स का पूरा ब्यौरा है। हर इलाके की अपनी एक अलग पहचान है। जैसे कांटो प्लेन, जहाँ टोक्यो है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का गढ़ है। नोबी प्लेन में नागोया है, जिसे जापान की ऑटो कैपिटल भी कहते हैं। और यही स्पेशलाइजेशन, यही खासियत जापान की एफिशिएंसी का राज है। अब हम एक ऐसे विषय की ओर बढ़ रहे हैं जो काफी जटिल और विवादित है।
ये है जापान की व्हेल के शिकार की पुरानी परंपरा और इस वजह से पैदा हुआ अंतर्राष्ट्रीय टकराव। ये विवाद रातों रात नहीं खड़ा हुआ। ये टाइमलाइन दशकों के टकराव को दिखाती है। 1986 के बैन से लेकर जापान के विवादास्पद साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम तक, और फिर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में एक बड़ी कानूनी लड़ाई जिसका फैसला जापान के खिलाफ आया। तो ये बहस दो अलग अलग नजरियों पर टिकी है। एक तरफ जापान इसे अपनी संस्कृति और वैज्ञानिक जरूरत बताता है, तो दूसरी तरफ दुनिया इसे पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन मानती है। तो अपने भूगोल पर जीत हासिल करके एक आर्थिक महाशक्ति बनने के बाद अब जापान का भविष्य कैसा दिखता है? क्या चुनौतियां हैं? देखिए, जापान की असली ताकत उसकी जमीन के नीचे नहीं, बल्कि उसके लोगों में है। एक पढ़ी लिखी, मेहनती वर्कफोर्स। उसकी ताकत है उसके वर्ल्ड क्लास बंदरगाहों में, जो उससे दुनिया से जोड़ते हैं, और अपनी तेज बहती नदियों से बिजली बनाने की उसकी क्षमता में। लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। जिस जमीन पर वो रहते हैं वही प्राकृतिक आपदाओं का लगातार खतरा बनी हुई है, और एक नई और बहुत बड़ी चुनौती सामने आ रही है। वो है देश की तेजी से बूढ़ी होती आबादी। और यहीं पर हम एक आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आके रुकते हैं। जापानी लोगों की सूझबूझ ने मुश्किल से मुश्किल भूगोल को भी जीत लिया, लेकिन क्या वही सूझबूझ 21वीं सदी की इस बड़ी जनसांख्यिकीय चुनौती को हल कर पाएगी? ये शायद जापान का अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा।